Okay, students, let's begin chapter electricity. ये फिजिक्स का चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि नॉर्मल बेसिक इसके बारे में तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, यही सारा इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बेसिक्स है। यहाँ पे भी हम उस बेसिक्स को थोड़ा स्टडी करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले तो तुम ही तो है ना, कह रहे सभी को पता है कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में बहुत जरूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, प्रैक्टिकली सोचो आप खुद, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा लाइफ में। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मैं ना कह रहे आप मतलब, ये जो जैसे अभी मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ ऑनलाइन, ये पॉसिबल नहीं है। मोबाइल होते ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो मोबाइल तो स्टार्ट ही नहीं होते। ठीक है। फिर उसके बाद और भी जैसे अपने घर पे टीवी है, फैन है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि लाइट्स है, ये कुछ भी नहीं होता। तो मतलब हमारा लाइफ जो है सेम वैसे ही चलता है जैसे कि है ना हजारों साल पहले जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का चलता था। ठीक है। ये इस तरीके से आदिवासी की तरह वैसे हम रहते, तो वो चीज होती। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटनिंग। ठीक है, लाइटिंग के लिए, ऑपरेटिंग फैंस, हीटिंग पर्पसेस, इन सब के लिए। इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से तो सारी मशीनें चलती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज होता है। ठीक है, जैसे किसी इलेक्ट्रिक ट्रेन को पुल करना वगैरह। तो इस तरीके से ये सब होता है। लेकिन अब हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट, और ऐसे बहुत सारे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग जो होती है इस चैप्टर की, सबसे स्टार्टिंग जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं आपके सामने क्या है, यहाँ पे एक चार्ट पेपर भी तैयार करूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक फॉर्म बना के रखूंगा। इस पूरे चैप्टर का अपन ये चार्ट में भी कन्वर्जन करेंगे, इसमें भी बनाएंगे अपन। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो फर्स्ट नंबर मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्या आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो ये तो मैंने लिख दिया। अब जरा अपन देखते हैं कि होता क्या है ये। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, मतलब कि इसका क्या क्या था, है ना, इसको कैसे ऑब्जर्व किया गया। तो जैसे कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हम इसको डिस्कस करते हैं नीचे। जैसे आपने कभी एक चीज नोट की हो कि हम नॉर्मली कोई प्लास्टिक कॉम्ब लेते हैं, या है ना कह रहे नॉर्मली कोई स्केल या कुछ लेते हैं प्लास्टिक की, है ना, कोई भी स्टिक लेते हैं। तो उसको हम जब है ना कह रहे अपने किसी है ना टाइनी पीसेस पेपर, कागज के है ना कह रहे ये जो पेपर है इनके टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो किसी ड्राई हेयर के अंदर अपने है ना कह रहे कॉम्ब को रब करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो चार्ज हो जाता है। ठीक है। और फिर वो जब हम उसको पास लेके जाते हैं छोटे छोटे पीसेस पेपर के, तो क्या होने लगता है, वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, है ना, वो उसके साथ चिपकने लगते हैं। तो ये क्या हो रहा है, then the comb now attracts the pieces of paper towards itself. These observations are explained by saying that initially the comb is electrically neutral. अब इसको मैं आपको क्या है एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ओके। तो अब अपन जरा इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मैं जो बॉडी बना रहा हूँ ये किसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल की है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो जो कॉम्ब है हमारा, ठीक है, वो कॉम्ब एक्चुअली कैसा था कि उसमें, ठीक है, इस तरीके से वो कॉम्ब था। मतलब कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे इस तरीके से जिगजैग तरीके से बस रैंडमली पड़े हैं। कुछ उनके अंदर अट्रैक्शन नहीं, कुछ रिपल्शन नहीं, ना उनमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो बस ऐसे स्टेबल पड़े हैं। तो और एक दो तीन, यहाँ पे चलो इसको स्टेबल कर मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। ये देखो कि चार तो हो गए है ना प्रोटॉन, और चार हो गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एकदम बैलेंस करके मैंने इनको इस तरीके से बना दिया। ये अभी क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। अब क्या होता है कि जैसे ही आप अभी क्या है, एक बॉडी लेके आए आप इसके पास, ठीक है,
आपने क्या किया, ड्राई हेयर से इसको रब किया। तो जब आपने रब किया तो ये जो हो जाएंगे ना रब करने के बाद, अब ये रब करने के बाद क्या होंगे वो देखना। जैसे आप इसको रब करोगे तो इसके अंदर, अब इसके नेचर के हिसाब से, इसके नेचर के हिसाब से कि भाई ये कौन सा मटेरियल है। अगर मेटालिक बॉडी होगी, ठीक है, या नॉन मेटालिक बॉडी होगी, तो मेटालिक बॉडी होगी तो ऑब्वियस है फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अमाउंट में होते हैं मेटल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो क्या होंगे, वो है ना कह रहे अट्रैक्ट होके ऊपर आ जाएंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कब होगा, जब हम, अब जैसे इसको हमने क्या किया, रब किया, इसको हमने, इस कॉम्ब को हमने रब किया, तो जब रब करेंगे तो इसकी अब कंडीशन क्या होगी वो देखना। जैसे कि ये कॉम्ब है प्लास्टिक का है तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज जग जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, रब करने के बाद ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा। तो अब इसके पास अगर हम कोई बॉडी ले जाते हैं, प्रैक्टिकली सोचो, इसके पास अगर हम कोई बॉडी ले जाते हैं, ये हमारा चार्ज कॉम्ब है, ये सब पॉजिटिव है और यहाँ पे सब नेगेटिव है। चार्ज हो गया तो अरेंजमेंट में आ जाएंगे सबके सब, है ना। तो अब इस कॉम्ब के पास अगर मैं पीस ऑफ पेपर लेके जाता हूँ, ठीक है, अब उस पेपर में भी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, उस पेपर में भी क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। तो जब तक कि ये दूर थे तब तक तो नॉर्मली इनके अंदर ऐसे चार्ज पड़ा था, ठीक है। अभी इनके बीच का गैप फार अवे, जब ये दूर थे तब तो रैंडम इनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, ये चार्ज हो गया है लेकिन ये रैंडमली ऐसे पड़ा था, क्योंकि पेपर भी तो एक तरह के स्टेबल ही है, न्यूट्रल ही है। लेकिन जैसे ही एक चार्ज बॉडी को हम उन पेपर्स के पास लेके गए, पीसेस के पास लेके गए, तो फिर क्या चेंजेस हुआ, तो अब चेंजेस ये हुआ कि उन पेपर के अंदर भी अरेंजमेंट हो गया। उन पेपर में भी क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, और ये नियर, पास आ गए। पास जैसे लेके आए हम, इनके अंदर भी क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। वो एकदम रैंडम थे, न्यूट्रल थे उस वक्त, ये पेपर्स हैं, ठीक है, पीसेस ऑफ पेपर्स, ठीक है, जो खुद क्या थे, न्यूट्रल। ऑब्वियस है इस दुनिया में जब तक कि कोई चीज का है ना कह रहे चार्ज, किसी को मतलब है ना, किसी को भी हम रब ना करें या किसी दूसरे तरीके से कुछ करें ना, कोई प्रोसेस ना अपनाएं, तब तक वो हर चीज क्या है, एक तरीके से स्टेबल है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से तो क्या हुआ। अब ये कैसे होता है कि जिस टाइप की ये बॉडी होगी उस हिसाब से इसके अंदर वो है ना कह रहे, अगर ये मेटेलिक बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होते हैं मेटेलिक बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन एकदम आउटर सरफेस पे आके है ना कह रहे इकट्ठे हो जाएंगे, एक अरेंजमेंट में आ जाएंगे। तो उसको हम किसी की भी है ना न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएंगे। इस डायग्राम को वापस बना देता हूँ कि समझ आए। तो क्या हुआ, कॉम जो था, कॉम के पॉजिटिव चार्ज ने पीस ऑफ पेपर के नेगेटिव, पीस ऑफ पेपर को है ना कह रहे नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्ट होने लगे। यही रीजन है कि फिर कॉम को जैसे पास लेके जाते हैं पेपर के तो वो चिपकने लगते हैं। क्यों, कैसे हुआ, तो ये देखो बताता हूँ। वापिस देखो, कॉम क्या था, न्यूट्रल, ठीक है, उसको रब किया, रब करने से क्या हुआ, रब करने से उसके अंदर एनर्जी जनरेट हुई, एक इलेक्ट्रॉन्स को एक पावर मिली, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इनको पावर मिली, जिससे क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ गए। ठीक है, सारे पॉजिटिव एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ। तो ये अभी कॉम्ब है, नॉन मेटेलिक बॉडी है, प्लास्टिक है, तो उस हिसाब से ये उस टाइप की है ना कह रहे चार्ज, उस है ना कह रहे नेचर का ये चार्ज अपने अंदर इकट्ठा कर लेगा, उस है ना नेचर का ये बन जाएगा। कहने का मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इसी तरीके से फिर क्या हुआ, तो अब इस कॉम्ब को जब हम पहले तो अब है ना कह रहे पीस ऑफ पेपर जो थे वो भी न्यूट्रल है, जैसे इसके साथ था कॉम्ब न्यूट्रल था, उसी तरीके से पीसेस ऑफ पेपर भी न्यूट्रल ही होंगे, है ना, पेपर के टुकड़े भी न्यूट्रल ही होंगे। तो उसमें भी ऐसे रैंडमली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इस कॉम्ब को पास लेके जाते हैं, है ना, जब हम पीस ऑफ पेपर के
नियर, पास लेके जाते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, अब इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज हुए हैं तो इसका मतलब पीस ऑफ पेपर क्या हो जाएंगे फिर, नेगेटिव चार्ज, तभी तो अट्रैक्शन होगा। क्योंकि अगर पेपर्स भी पॉजिटिव चार्ज हो जाते, ये भी अगर चार्ज पॉजिटिव हो जाते तो फिर दोनों अट्रैक्ट थोड़ी होते, फिर रिपल होते ना। इसलिए पीस अगर कॉम पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब वो पेपर को क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में चार्ज कर देगा, नेगेटिव की चार्ज। ठीक है, तो ये फिनोमेना यहाँ पे यूज होता है, तो ऐसे चार्ज जनरेट होते हैं। ठीक है, अब यही, अब जैसे कि मैंने बार बार अभी वर्ड यूज किए है ना, कह रहे पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनडायरेक्टली टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है नेगेटिवली चार्ज। जैसे द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड, जो हमने ग्लास रॉड, यहाँ पे आप है ना कॉम की जगह ग्लास रॉड यूज कर सकते हो, एबोनाइट रॉड यूज कर सकते हो, तो उसको जब आप अपने सिल्क कपड़े से, जिस तरीके से कॉम को है ना सूखे बालों में किया जाता है, उसी तरीके से एबोनाइट रॉड या ग्लास रॉड को सिल्क है ना या वुलन कपड़ों से है ना कह रहे रब करके भी, ये देखो लिखा है ये रहा कि ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ और एबोनाइट रॉड को करते हैं वुलन क्लॉथ के साथ, तो वो भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पीस ऑफ पेपर को खुद चार्ज होके। तो इसी तरीके से ग्लास रॉड तो हो गई किस तरीके है ना पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन इबोनाइट रॉड, तो इबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो देखो मटेरियल के अकॉर्डिंग वो अपने आप को है ना चार्ज कर देता है रब करने पे किसी से। ठीक है, सिल्क के साथ ग्लास रॉड को रब किया तो वो तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जबकि इबोनाइट रॉड वुलन के साथ हमने उसको रब किया तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके से वो ये टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, फिर आता है तो इसी तरीके से अनलाइक और लाइक चार्जेस का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो अनलाइक चार्जेस है, ऑब्वियस है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। ठीक है, जबकि सिमिलर चार्जेस जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, ऑब्वियस है। तो अब आता है हमारे पास कि देखो इस चैप्टर में हम बेसिकली जो पढ़ेंगे ना उसमें हमारा कॉन्सेप्ट यही होगा कि सबसे पहले तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उस टर्म के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये क्या होता है, ये कहाँ से जनरेट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम क्या है कि इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फिर इसकी यूनिट क्या होती है, सिंबल क्या है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, क्योंकि हर जगह तो नाम लिखने से रहे, सिंबल से ही काम चलाएगा ना। फिर हम तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आपके, तो अब अपन टेबल में डालेंगे कि द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। अब ऑब्वियस है, जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड की है ना कह रहे आवर मिनट, उसी तरीके से ये ना इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। कूलम खुद एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम से ये है ना उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम से ये बना, और जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और इस चार्ज को खुद को किससे डिनोट करते हैं, तो नॉर्मली चार्ज खुद जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसको भी किसी से डिनोट किया जाता है, जो कि तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ होगा, उसको क्यू से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पे अब लिख देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। कुछ जगहों पे कैपिटल क्यू यूज होगा, कुछ जगहों पे स्मॉल क्यू यूज होगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखो ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला इन्होंने ऐसे डिटेल में कुछ नहीं दिया है, लेकिन है ना कह रहे ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि Q इक्वल टू एन ई, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, वेयर एन क्या है और ई क्या है, तो एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ई क्या है, तो ई एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो फिक्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब यूनिट क्या होगी, तो अभी अपन ने देखा कि कूलम होती है, जिसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये था डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या होता है वगैरह। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन जो है वही है ना कह रहे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसमें, और उसमें भी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। बस डिफरेंस इतना हो गया कि पॉजिटिव के अंदर यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा और नेगेटिव में नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बातें चल रही है इसलिए हम यहाँ पे साइन डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सिंपल सा बनता है, क्योंकि ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है ये कि जिस तरीके से ये यूनिटरी मेथड है ये पूरा, इसमें तुम्हें पूछ सकते हैं कि भाई एक कूलम चार्ज अगर हम लेते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो प्रैक्टिकली सोचो, हमने फॉर्मूला क्या देखा, हमने फॉर्मूला देखा Q इक्वल टू एन ई। ठीक है,
अब आप खुद सोचो, यहाँ पे Q इक्वल टू एन ई लिखा है, तो यहाँ पे है ना कह रहे आप देखो कि कूलम चार्ज मतलब एक कूलम चार्ज ऑलरेडी हमें दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब हम जानते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? इतना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बताना है। तो 1 कूलम यहाँ रखा, नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो अब ये नंबर्स, ये जो हमारा चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, ये जाएगा डिवाइड में, तो ऑब्वियस है एन की वैल्यू फिर क्या बनेगी, तो एन इक्वल टू बन जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये वाली वैल्यू क्या हुई, डिवाइड में गई उधर इक्वल टू के, तो ये बना। ठीक है, तो इससे अब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या बना, 10 की पावर माइनस 19 है, तो माइनस जब भी पावर में होती है तो ये क्या करता है, उसको रिवर्स कर दिया, तो नीचे से ही ऊपर चला गया और इसकी पावर हो गई पॉजिटिव, तो 10 की पावर 19। और फिर जब हमने 1.6 को इससे डिवाइड किया, ऑब्वियस है 10 या 100 कुछ भी ले लो इसमें से एक अलग करके, तो आया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये याद रखना कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ, तो ऐसे करते हैं अपन, यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये डेटा डाल देते हैं। क्या डालेंगे डिस्क्रिप्शन में कि 1 कूलम या फिर उसके अंदर कितने चाहे ना कह रहे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप लोग भी चैप्टर को रीड करते करते है ना कह रहे ये ऐसे चार्ट को बना सकते हैं। मैं ऐसे तुम्हें जैसे जैसे समझाता जाऊंगा वैसे वैसे इसमें नए नए टर्म्स जोड़ता जाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें ये चार्ट जो पता चलेगा ये बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जैसे कि नॉर्मली ये वर्ड्स तो मेरे हिसाब से लोअर क्लास में बहुत बार सुने होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। होता क्या है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर चार्ज जो है बड़ा इजीली फ्लो कर जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है चार्ज को फ्लो करने में। तो इस टाइप के जो है ना कह रहे हमारे कैटेगरीज होती है उन मटेरियल्स की, उन सब्सटेंसेस की, उन्हीं कैटेगरीज के है ना कह रहे दो आते हैं। मतलब उन कैटेगरीज में एक आता है कंडक्टर्स और एक आता है इंसुलेटर्स। तो इनडायरेक्टली कंडक्टर कौन होता है, कंडक्टर एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको बोल सकता हूँ, ऐसे समझ लो आपने बस कंडक्टर देखा है, तो बस कंडक्टर क्या करता है, आने दो सबको अंदर आने दो, जितने आ सकते हैं आए, बढ़िया ही है, उल्टा कमाई होगी, है ना। तो उसी तरीके से कंडक्टर काम करता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि कंडक्टर क्या होते हैं, जो बहुत इजीली किसी को भी अपने अंदर फ्लो करवाए। अब किसी को किसको, मतलब वो चार्ज को, तो जितना इजीली चार्ज फ्लो करेंगे उतना इजीली उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, तो वो इसलिए क्या कहलाता है, अब तुमने है ना लोअर क्लास में भी आप लोगों ने ये देखा होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये वर्ड सुने होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंडक्टर वर्ड यूज होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे कई बार बोलते हैं कि भाई है ना मेटलिक बॉडी है, आयरन है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वुड है तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसी तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी का भी आता है कि हीट को जो इजीली अपने अंदर से ट्रांसफर करवाए, है ना, इजीली फैलाए, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और जो है ना कह रहे हीट को ट्रांसफर ही नहीं करवा पाए, वो इंसुलेटर हो गया, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है। तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कैसे आया, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, समझ जाओ उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होते हैं इस चैप्टर के, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो समझ वहां क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होते हैं। तो अब इसके अंदर एग्जांपल क्या है, तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जितने भी मेटल्स है वो सारी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और कुछ अलॉयज भी होते हैं। अलॉय मतलब कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मेटल्स को कंबाइन करके या उनमें कुछ नॉन मेटल्स का थोड़ा सा छमका मार के क्या किया जाता है, बहुत सारे एक स्ट्रॉन्ग है ना मटेरियल सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जिनको अलॉय बोलते हैं। जैसे नाइक्रोम, निकल और क्रोम को मिला के इन्होंने क्या किया,
एक नया कंपाउंड तैयार किया, सब्सटेंस तैयार किया, जिससे हम और स्ट्रॉन्ग चीज को तैयार कर सकें, ताकि हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज चाहिए, कुछ स्ट्रेंथ चाहिए किसी चीज में, तो हम उसको बना दें। जैसे स्टेनलेस स्टील, हमारे घर में हम स्टील यूज करते हैं, ब्रास, ब्रोंज, ये सब क्या है, अलॉय तो है। तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इंसुलेटर क्या होते हैं कि दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे ग्लास, एबोनाइट रॉड, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, है ना, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, पोर्सेलिन। अब यहाँ पे तुम्हें डाउट आएगा, पिछली हमने है ना स्टार्टिंग में बोला था ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड को हम जब रब करते हैं तो उसके अंदर एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे मैं उन्हीं वर्ड्स को इंसुलेटर के अंदर डाल रहा हूँ, तो ये कंफ्यूजन हो रही होगी सबको, और नहीं हो रही होगी तो मैं अपनी तरफ से है ना कि बता दूं कि ऐसा क्या है। अगर ध्यान से सुनो तो, कि ग्लास और इबोनाइट को हम इंसुलेटर में इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड भी चार्ज होते हैं रब करने पे। ऐसा क्यों? तो फिर ये इंसुलेटर में क्यों आए? इसका रीजन है जो हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे आपका ये डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे, तो इंसुलेटर बिकॉज दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। अब यहाँ पे जैसे इंसुलेटर्स में ये सारे आ गए, ग्लास, इबोनेट एक्सेट्रा, जो कि हमेशा बाउंड रहते हैं और डू नॉट मूव अवे। वी हैव जस्ट सीन दैट सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर कंडक्टर्स वेयर एज अदर्स आर इंसुलेटर्स। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। अब कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें क्या ऐसी खास बात होती है? वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर कुछ लूजली हेल्ड न्यूक्लियस के थ्रू लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इजीली उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। All the conductors have some electrons which are loosely held by the nuclei of their atoms. These electrons are called free electrons. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल्स में पाए जाते हैं, इसलिए पता है कई बार मेटल्स को ओशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके है ना मेटल्स। इसलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में तुम्हें वो जो डायग्राम के थ्रू मैंने समझा रहा था, मैं उसमें इसलिए बोल रहा था कि उस मटेरियल पे डिपेंड करता है वो किस चीज का बना है। अगर वो मेटेलिक बॉडी होगी तो पक्का उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या होंगे, वो अपने आप ही अट्रैक्ट होके है ना एक सरफेस पे है ना कह पूरा ओरिएंटेशन करके अरेंजमेंट में आ जाएंगे, और फिर वो मेटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जबकि है ना जो हमारा दूसरा है ना ग्लास रॉड है तो वो पॉजिटिव चार्ज, इबोनाइट रॉड है तो वो दूसरा, तो इस तरीके से अलग अलग चार्ज हो जाते हैं। तो वो सब्सटेंस के मटेरियल पे डिपेंड करता है वो बना किसका है। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर। और यही रीजन है कि कंडक्टर क्यों बनता है वो, क्योंकि उस वो है ना कह रहे उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आते हैं अपन वो ग्लास और इबोनाइट का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है दो पार्ट में होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो कि मतलब बॉडी के अंदर होती जरूर है, और वो भी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट जरूर करती है, लेकिन वो मूव नहीं करती। और यहाँ पे हम कंडक्टर और इंसुलेटर जो बात कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं मूवमेंट की, फ्लो की। इंसुलेटर के अंदर भी है ना कह रहे इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है, लेकिन फर्क इतना ही है कि वो फ्लो नहीं करेगा, और वो फ्लो नहीं करेगा तो फिर वो क्या होगा, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी उसके अंदर। और इस कारण से वो क्या होगा, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में किसी काम का नहीं है, वो फ्लो उसमें करेगी नहीं। और फ्लो नहीं करेगी तो ऑब्वियस है फिर वो क्या होगा, इंसुलेटर ही तो कहलाएगा। क्योंकि हमें मेन क्या चाहिए, ऐसा चाहिए हम कंडक्टर वर्ड क्यों यूज करते हैं, ताकि वो क्या करे कि हम अगर इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे ये प्लग है, तो अब इस प्लग से मैं कनेक्ट करूँ कोई ऐसी चीज जो कि इसमें से करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा के मेरे डिवाइस को चलाए। तो अब सोचो मैं यहाँ पे इंसुलेटर लगा दूं, तो माना वो खुद तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन वो उस चार्ज को फ्लो नहीं करवाएगा, वो वहीं पे स्टेबल रहेगा, स्टैटिक रहेगा। तो इसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, they do not move. The charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth are the example of static electricity. ठीक है, जबकि the lightning which we see in the sky during the rainy season also involves static electricity. क्यों? क्योंकि वो lightning केवल होती है, उससे कुछ हम है ना किसी चीज को चला नहीं पाते, उससे कुछ चलता नहीं है, वो केवल ऐसे lightning दिखती है हमें, वो स्टैटिक होती है। जैसे कहीं पे पड़ा हीरा है, वो चमक रहा है, तो वो वर्क नहीं कर रहा है, वो ओनली नॉर्मली उसके ऊपर कोई फ्लैश गिरता है, कुछ होता है तो वो चमक रहा है बस। तो वो क्या हुआ, उसकी स्टैटिक उसकी है ना कह रहे वो एबिलिटी है, वो डायनेमिक नहीं है, वो करंट नहीं है,
ठीक है। जबकि दूसरा क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो मोशन में है, जैसे कि नॉर्मली हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आती है हमारी अगली टर्म, अभी हम टर्म को लिखेंगे, उससे पहले जरा देख लेते हैं है क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है ये। प्रैक्टिकली सोचो, आप अगर किसी चीज को उठा के बहुत दूर से आप किसी चीज को ला रहे हो, हमें नहीं पता आप कहाँ से लेके आए, लेकिन उस चीज को लाके आप कहीं पे रखते हो, तो आपने कुछ ना कुछ काम किया होगा उस चीज को बहुत दूर से मूव करवा के एक जगह पे रख के रखने के लिए, कोई ना कोई वर्क किया होगा, ठीक है। तो उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, हमारी क्षमता। लेकिन यही चीज हम जब यानी एक चार्ज के मामले में बात करते हैं कि एक चार्ज को कहीं इनफाइनाइट से लाके कहीं पे रखा है, किसी पॉइंट पे रखा है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात है, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि भाई जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वहां पे एक तरह का एक उसके आसपास का एरिया जो है वो एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का बन जाता है, तो वो उसका फील्ड होता है, वो जो एरिया है वो फील्ड होता है। तो is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinite to infinity to that point। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं और उसमें किया गया जो वर्क डन है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरी टर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको किससे डिनोट करेंगे, तो नॉर्मली करने को तो इसको हम मैंने कह वी से भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ लोग इसको ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको वी से ही डिनोट करते हैं, इसको वी से किया जाता है, ठीक है। वी से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है ना वो होता है वी इक्वल टू पोटेंशियल का डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर हम किसी इनफाइनाइट से लाके रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों से ना लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्योंकि हमने एक वर्क किया है और क्या चीज को मूव करवाने में किया है, चार्ज को, तो पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क हुआ है वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। प्रैक्टिकली सोचो, दो बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदे ने सेम वर्क को 1 घंटे में पूरा कर दिया और एक बंदे ने सेम वर्क को 3 घंटे में किया, तो हम अब इन दोनों की पोटेंशियल कैसे पता करेंगे। ऑब्वियस है, वैसे तो देख के पता चल रहा है जिसने 1 घंटे में सेम काम को किया है वो इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन इसको अगर थियोरेटिकली बताना तो कैसे करेंगे। तो ऑब्वियस है जो काम है वो और नीचे कितना टाइम लगा वो, तो पर यूनिट टाइम में हमने इनडायरेक्टली क्या मीनिंग हुआ इसका, पर यूनिट टाइम में बंदों ने कितना काम किया है उससे उनकी क्षमता के बारे में पता चलता है, पोटेंशियल। तो इसी तरीके से पर यूनिट चार्ज को है ना कितने दे मतलब मूव किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे पोटेंशियल का काम करता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट को भी वी से ही डिनोट किया जाता है। एक्चुअली इसकी यूनिट वोल्टाज साइंटिस्ट ने दी थी इसलिए इसका नाम वोल्ट पड़ा, ठीक है। तो वी से ही डिनोट होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि है ना सिंबल भी इसका वी से होता है और इसका यूनिट भी वी से होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये चीज है। लेकिन अब सही मायने में मैं आपको एक और डिस्क्रिप्शन में बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, V2 माइनस V1। मतलब हाइयर पोटेंशियल पॉइंट जो होगा ना उसको और लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट जो होगा, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमें मिलता है वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी को मेनली वी बोला जाता है। ये वी तो फिर भी एक कहना इलेक्ट्रोड का होता है, एक पार्ट का होता है। जैसे एक बैटरी की बात करता हूँ मैं, जैसे एक बैटरी की बात करता हूँ, ये ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बैटरी के है ना सेल को डिनोट करने का तरीका होता है जो हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। तो इसके अंदर ये जो टर्मिनल होता है उस सेल का, ठीक है, ये हमारा सेल है उसमें ऐसे दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो केवल अगर एक टर्मिनल को मैं देखूं और उसको मैं अगर अर्थ से या किसी तरीके से कनेक्ट करके चेक करूं उसका वोल्टेज, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं कोई दो पॉइंट के बीच में देखूं तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों है ना कह रहे वैल्यूज में दोनों की वर्ड्स में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वहां पे 1 पॉइंट था यहाँ पे 2 पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving unit charge from one point to another point।
क्या हो रहा है यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हैं और उसमें किया गया वर्क डन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस डिफरेंस, बस दोनों में है ना कह रहे है ना कि डिस्टिंग्विश करें तो क्या होगा कि इसमें हम इनफाइनाइट से कुछ पॉइंट पे ला रहे हैं चार्ज को, उसमें किया गया वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जबकि इसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो उसमें किया गया वर्क डन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस है डिफरेंस वर्ड कब यूज होता है, जब हम मिनिमम दो चीजों का है ना पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तब। एक पॉइंट से तो कभी डिफरेंस निकाला नहीं जा सकता, ऑब्वियस है, दो तो मिनिमम चाहिए होता है डिफरेंस निकालने के लिए। तो वही चीज यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये लिखा भी है मैंने नीचे कि PD इक्वल टू E2 माइनस E1। इसका मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज होती है। अब हम आते हैं, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, तो थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी V से डिनोट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेनली इसका मेन फॉर्मूला होता है W/Q। लेकिन अगर कभी कभी रेयरली कई बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी ये यूज किया जा सकता है, इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसकी एक और यूनिट होती है और वो क्या है, इसमें इसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा, ये देखो कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another। कि 1 वोल्ट कब कहलाता है, 1 वोल्ट कब बोलते हैं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि जब 1 कूलम चार्ज को मूव करवा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। यहाँ मैं इनफाइनाइट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसमें किया गया 1 जूल वर्क होगा, तो फिर वो 1 वोल्ट कहलाता है। कहने का मतलब ये कहलाती है यूनिटरी डेफिनेशन। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है और ये 1 मार्क की होती है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि इसमें छोटी सी डेफिनेशन है। और या फिर ज्यादा से 2 मार्क की, यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होता है। तो इसमें पूछा क्या जाता है कि डिफाइन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई 1 वोल्ट का मीनिंग बताना है हमें, यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है। तो वो क्या कहलाती है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other। ठीक है, ये चीज होती है। तो अब इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो इनडायरेक्टली एक और यूनिट इसकी क्या हुई, जूल पर कूलम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल कूलम इनवर्स। ठीक है, ये चीज। अब ऑब्वियस है, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए है ना स्केल होती है, रूलर होता है, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड घड़ी होती है, वॉच होती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे इस ये चार्ज को तो चलो मेजर नहीं किया जा सकता। वैसे चार्ज को मेजर करने का भी तरीका है ना 8th क्लास में आया था। 8th क्लास में एक ऐसा डिवाइस था, मैं आपको इस वीडियो के अंदर है ना फोटो डाल के बता दूंगा। ठीक है, तो वो डिवाइस होता था जो पता करता था कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्ट मीटर को अच्छे से समझना, ये क्या चीज है और ये किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है सर्किट। सर्किट क्या होता है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मेजर करने वाला मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, और ये हमेशा पैरेलल में लगता है। अब पैरेलल मतलब क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखो इस जरा डायग्राम को। एक मान के चलो एक बहुत लंबा वायरिंग किया हुआ है, मैंने एक वायरिंग की हुई है, ये ऐसे जैसे ये लगा है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक है ना ऐसे और लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे बहुत लंबा एक तार लगा हुआ है, वो कनेक्शन किया हुआ है, और वो सोर्स के साथ, सोर्स बोले तो बैटरी या सेल के साथ लगा हुआ है, कनेक्टेड। अब मेरे को पता करना है कि भाई उस वायर में, अब जैसे वहां पे बल्ब लगा हुआ है, अगर उस वायर के साथ अगर बल्ब कनेक्टेड है तो मेरे को पता करना है कि बल्ब के तरफ है ना कितना वोल्टेज
कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है ना। तो ये कैसे, ये मेजर कैसे करता है वोल्टमीटर, ये कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि यू हवा में पड़ा पड़ा तो ये है ना मेजर करेगा नहीं। इसके ये दो टर्मिनल दिए हैं, तो इन टर्मिनल से वायर दो निकलेंगे, वो कहीं ना कहीं अटैच करेंगे तभी वो मेजर करेगा। तो कैसे करता है, तो ये तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, तो दोनों से दो वायर निकाले जाते हैं। और ये जो सप्लाई लाइन जा रही है, ये देखो ध्यान से, ये एरो दिख रहे हैं दो, ये शो कर रहे हैं कि ये कनेक्शन में है, ये अभी सप्लाई के कनेक्शन में है। तो ये ऐसे जा रही है, तो ये एक तरह का कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट इजीली फ्लो कर रही है, इसलिए इसको कंडक्टर लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये बल्ब भी लगा हुआ हो सकता था, यहाँ पे आपका फैन हो सकता है, या कोई भी लोड हो सकता है जो आपके घर में है, फ्रिज वगैरह, टीवी, कुछ भी। तो उसके हमने क्या किया, उसके एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट, इन दोनों पे हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो नोट करो, ये कनेक्शन देख के तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये पैरेलल में लगे, पैरेलल ऐसे ही तो होता है, ये ऐसे, तो पैरेलल में लगे हैं। तो देखो यहाँ पे पैरेलल में लगाने का तरीका क्या हुआ कि ये ऐसे दो ऐसा वायर जा, हमने क्या किया, उसके ऊपर साइड ऐसे लगाया। ठीक है, और इसका रीजन है, क्या रीजन है कि वोल्ट मीटर में हमेशा बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। तो हाई रेजिस्टेंस से क्या होता है, अब रेजिस्टेंस वर्ड कहाँ से आया वो सुनना, ये आगे हम डिटेल, ये सारी चीजें आगे आएगी, लेकिन अभी ये थोड़ी थोड़ी आ रही है, इसलिए थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ इनका। रेजिस्टेंस वर्ड तो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जो तुमने कई बार सुना होगा, जो किसी को फ्लो होने से रोकता है, हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो किसी भी वायर में, अब मान के चलो जैसे ये दो वायर है, ठीक है, ये दो वायर है, अब अगर इसमें से करंट बड़ी इजीली फ्लो कर रही है और इसमें से मुश्किल से कर रही है, तो समझ आना इसके अंदर का फिनोमिना क्या कर रहा है, उस वाट है ना कि उस है ना करंट को क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस चार्ज को क्या कर रहा है, इजीली जाने दे रहा है। जबकि इसका जो अंदर का फिनोमिना है, इसके अंदर का जो क्राइटेरिया है, वो तरीका है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे दो रोड है, एक रोड पे तो आप इजीली गाड़ी चला पा रहे हो, एक रोड पे बहुत खड्डे हैं, तो इनडायरेक्टली आपको मूव करने में वो है ना अड़चन पैदा कर रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, इसलिए देखो कहीं ना कहीं आप ऐसे याद रख सकते हो, इस यही रीजन है कि तुम इस चैप्टर में कहीं पे भी देखोगे ना, कंडक्टर को ऐसे जिगजैग में ही है ना शो किया जाता है। कंडक्टिंग इज, इसको है ना रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका हमेशा कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है और इसमें हिंड्रेंस होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, और हाई, अब क्वेश्चन राइज होता है तो फिर इसका मतलब वोल्ट मीटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। अब क्यों वोल्ट मीटर में ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्यों। इसका रीजन है, प्रैक्टिकली सोचो, आप जैसे प्रैक्टिकली एक पाइप देखो, आपके सामने मैं एक चीज बताता हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक पाइप है जो नल से कनेक्टेड, अब उस पाइप में पानी फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं उस पाइप के आगे एक वो टू वे वाला है ना लगा के, और दो पाइप और कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, तो ऑब्वियस है ये पानी जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल साइज के होंगे, मुंह के होंगे, तब तो इक्वली दोनों में चला जाएगा पानी, होगा। या फिर एक पाइप छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो उस हिसाब से पानी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ होता है, जब दो चीजें पैरेलल में लगी होती है, तो पैरेलल में लगने के कारण करंट जो है वो क्या होता है कि आती है, और इस पॉइंट पे वो देखती है कि यार दो रास्ते जा रहे हैं, तो वो कोशिश करती है, अगर उस में रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वो उसमें भी थोड़ी चली जाती है और उसमें भी चली जाती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस ए पॉइंट पे आके, आगे चली जाती है, इधर भी इधर भी। लेकिन नोट करो, अगर हम रेजिस्टेंस इस वोल्ट मीटर के अंदर का बहुत ज्यादा रखेंगे, तो अपने आप ही इसके अंदर से करंट जाएगी नहीं, सारी करंट यही से पास होगी, तो इससे सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके हाई रेजिस्टेंस होने से सर्किट के अंदर जो करंट थी वो उसी में फ्लो करती रहेगी, तो इससे उसके सोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके लोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सारा का सारा करंट, सारा का सारा जो इलेक्ट्रिसिटी वो इस लोड से पास होगा, तो इसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा, इसके ऊपर जितना भी है ना कह रहे वो व्यय होगा, खर्च होगा इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा ये क्या कर सकता है, इजीली मेजर कर लेगा अपने अंदर। वरना अगर थोड़ी करंट इसमें से निकली, तो लोड की करंट तो कुछ और होगी, रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, मिलेगा कुछ और। ठीक है, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, क्योंकि इसको पैरेलल में लगाया जाता है, ताकि इसमें से कि बिल्कुल करंट पास ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना आइडियल कुछ भी नहीं होता, इसलिए नेग्लिजिबली सही, लेकिन थोड़ी करंट तो इसमें से भी चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये याद रखना। अब मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल रख रहा हूँ, उसको समझना।
How much work is done in moving a charge of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volt? अब यहाँ पे देखो, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात होती है तो मैंने तुम्हें डेफिनेशन अभी बताई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है ये जो वोल्ट में दिए है दो वैल्यू, ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन अगर इसी की जगह ऐसे देते, ये देखो एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पे, इस तरीके से देते कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, जबकि ये पोटेंशियल है। समझ गए, ये चीज होती है, क्योंकि बैटरी की बात चल रही तो बैटरी में तो दो टर्मिनल होते हैं, तो वो तो फिर क्या हो गया, 2 पॉइंट की बात चल रही है वहां पे, इनडायरेक्टली बैटरी बोल के इन्होंने क्या किया, 2 पॉइंट की बात की, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि यहाँ पे एक पॉइंट पे 118 वोल्ट बताया और एक पॉइंट पे 128, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ना कि डिफरेंस। तो ऑब्वियस है, फिर तो डिफरेंस हमें पता करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे याद हो तो एक फॉर्मूला लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, V2 माइनस V1, मतलब हाइयर का वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस लोअर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 128 माइनस 118 किया तो कितना आया, 10 वोल्ट। अब फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो V की जगह रखा हमने 10, W हमें निकालना है क्योंकि हमें वर्क डन पता करना है, और चार्ज कितना है, तो 2 कूलम चार्ज हमने मूव करवाया है, तो ये लिखा, तो 2 वहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो 20। ओके, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। अब 6 वोल्ट बैटरी बोला है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अब की बार दिया है, 6 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसलिए हमने V की जगह 6 डाला, और चार्ज बोला है ईच कूलम ऑफ चार्ज, तो मतलब 1 कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, तो इसलिए 1 डाला यहाँ पे, और उसको जब किया तो W क्या आया, 6 जूल। ठीक है, तो ये याद रखना। अब क्या करेंगे, तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा करंट का कॉन्सेप्ट। हम्म अब करंट में क्या है, इसके अंदर ये आता है, करंट होता क्या है कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, वो ही होता है करंट। इट इज द potential difference between the ends of the wire which makes the electric charge to flow in the wire। होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले क्यों पढ़ा, क्योंकि जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक पॉइंट से चार्ज को मूव करवा के दूसरे पॉइंट पे लाना, तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम चार्ज को ले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, वो जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर वो क्लोज पाथ है, एक ओपन वायर में भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, यहाँ से चार्ज मूव होके यहाँ आ सकते हैं, जैसे एग्जांपल है ना, इलेक्ट्रिक कोई एक रॉड है, ठीक है, जिसमें चार्ज है, जो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको अपने हाथ लगाते हैं तो हमें करंट आती है, क्यों, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो एक चीज याद रखना, ओपन सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन करंट कभी नहीं होती। और इस क्लोज सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो ना हो, करंट जरूर होती है, ये याद रखना। करंट हमेशा क्लोज पाथ में ही चलती है, ओपन में नहीं चलती। एग्जाम्पल, पानी, पाइप के अंदर जो पानी होता है वो, एक पाइप जो है वो अगर रास्त हर पॉइंट पॉइंट पे कटा हुआ होगा, तो पानी क्या आगे तक फ्लो कर पाएगा, नहीं करेगा। ठीक है, पानी को फ्लो करने के लिए कंटिन्यूस पाइप की जरूरत पड़ती है, होता है। लेकिन छोटे छोटे पार्ट में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो वो हम बोल सकते हैं उस पाइप पे लगाया हुआ प्रेशर, दबाव, उसे हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हम अगर पाइप के मुंह के आगे, कई बार तुमने देखा होगा अपन ऐसे अंगूठा रख देते हैं ताकि उससे एकदम धार से पानी निकले और वो आगे तक जाए, तो वो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं। तो उसी तरीके से, तो मैं इसलिए बार बार पाइप और पानी का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये किसी तरीका है जिससे मैं अपन ये है ना इलेक्ट्रिसिटी के ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वी नाउ know that the electric charges whose flow in a metal wire constitutes electric current are the negative charges called electrons। अब एक और चीज इसके बारे में जानने वाली है, वो क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा याद रखना
इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट उसके अपोजिट मूव करती है। क्यों? क्योंकि करंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. समझे? 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है उस कंडक्टर के अंदर, वो ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कहलाता है। यही रीजन है कि इसके है ना कह रहे करंट की जो ये है ना फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन T। तो चलो हम इसको लिखते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे 4th पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसका सिंबल? आई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कुछ भी हो सकता है। कुछ जगहों पे हायर क्लासेस में स्मॉल आई भी यूज होता है। और फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी क्या होता है? टाइम। ठीक है, और यूनिट क्या होती है? तो भाई बता दूं मैं तुम्हें, अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आने वाला है ये जस्ट अभी। एम्पियर, मतलब ए से, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है इसको। एम्पियर यूनिट होती है। लगभग सारी इस चैप्टर में जितने भी यूनिट्स है ना, सब साइंटिस्ट लोगों ने दी है, और जो इनकी यूनिट के नाम है ना वही साइंटिस्ट के भी नाम है। ठीक है, ये चीज होती है। डिस्क्रिप्शन अपन देते हैं, पहले अपन खुद भी तो कुछ पढ़े तो पता चलेगा क्या है डिस्क्रिप्शन में। तो इसलिए करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। द ऐसा यूनिट क्या होती है? देखो एम्पियर। ठीक है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ओके, अब अपन इसका पढ़ते हैं यूनिट डेफिनेशन। याद रखना यूनिट डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ दी। ठीक है, पूछी जा सकती है। तो मैं ऐसा कोई भी बोल सकता है, डिफाइन यूनिट करंट या फिर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिट वर्ड आने का मतलब क्या? हमें सब कुछ वन वन लेना है, सब कुछ। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। समझ गए? क्या है कि जब एक कूलम चार्ज को है ना कह रहे एक किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, क्रॉस सेक्शन किसे बोलते हैं? तो ये वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हुआ? ये वाला पार्ट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर एक कूलम चार्ज फ्लो करवाएं तो उसे बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम? तो 1 एम्पियर को आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इनडायरेक्टली यूनिट क्या हो गई? यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड या फिर कूलम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये चीज। तो फिर लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना, जैसे कि हमारे घरों में डिवाइसेस यूज होते हैं, तो नोट करना, आप कोई भी डिवाइस हाथ में लोगे ना तो आप देखोगे उसके अंदर पावर, मतलब वॉट के अंदर डब्ल्यू, डब्ल्यू यूनिट होती है वॉट, पावर की। तो पावर दिया हुआ होगा, एक एक वोल्टेज दिया होगा, ये तो नॉर्मली होंगे होंगे। लेकिन लगभग बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर इन दोनों के अलावा साथ ही साथ करंट की भी यूनिट दे रखी, मतलब वैल्यू दे रखी होती है। जैसे आप अपना है ना चार्जर लो, तो चार्जर पे लिखा होता है 1 एम्पियर या 2 एम्पियर। मतलब इनपुट तो वो है ना 0.6 समथिंग ही लेता है एम्पियर। तो याद रखना, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। एम्पियर जो है बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है उन डिवाइसेस के लिए, इसलिए उनके अंदर एम्पियर में नहीं लिखा होता है करंट, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में लिखा होता है। ये रहा माइक्रो, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻⁻3 एम्पियर। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल क्या है तो इन दोनों के, तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ हमारा। नॉर्मली आप कोई भी छोटे से छोटा डिवाइस देख लो, कोई भी छोटे से छोटा डिवाइस, जैसे सेल देख लो। ठीक है, या फिर आप कोई और छोटा सर्किट देख लो, जैसे छोटे लाइट्स होती है। ठीक है, उसमें किसी में भी देख लो, तो बहुत कम अमाउंट में करंट यूज होती है ना? क्योंकि 1 एम्पियर जो है वो हाईएस्ट होती है किसी भी घर में, 1 या 2 एम्पियर। नॉर्मली जो होता है इससे ये 1 और 2 और 10, 5, 15, 20, 100, 1000 ये एम्पियर्स जो है, ये करंट जो है इस अमाउंट की, वो सारी इंडस्ट्रीज में और पावर प्लांट में देखने को मिलती है। अब आते हैं अपन डिवाइस। जिस तरीके से वहां पे वोल्ट मीटर डिवाइस था जो कि वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता था,
उसी तरीके से यहाँ पे आता है हमारा एमीटर। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है, और इसको सीरीज में लगाया जाता है। ये डिफरेंस याद रखना। वोल्ट मीटर और एमीटर में अगर डिफरेंस पूछे तो सबसे पहला डिफरेंस आता है, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। दूसरा डिफरेंस, वोल्ट मीटर इज यूज्ड इन पैरेलल कनेक्शन और एमीटर इज यूज्ड एज सीरीज कनेक्शन। ये क्या होता है, ये आपको हमेशा याद रखना, ये सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज बोले तो क्या, आपका अगर कोई सर्किट बना हुआ है, मतलब आपका कोई सर्किट है पूरा कनेक्शन किया हुआ है, तो बीच में से हम क्या करेंगे, बीच में है ना, कह रहे उस एम में ना एमीटर को कनेक्ट करेंगे, ना कि पैरेलल में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। और प्रैक्टिकली सोचो, करंट फ्लो कहाँ करती है? सर्किट के अंदर फ्लो करती है ना। और मैंने ये भी बोला था कि हमेशा करंट जो है वो क्लोज लूप में ही करती है। मतलब अगर सर्किट खुला पड़ा है, मतलब सोर्स नहीं लगाया, स्विच ऑफ है, तब नहीं करेगी। आपका जो प्लग होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो घरों में, तो उस प्लग के अंदर आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर भी आप मेजर कर लोगे, लेकिन स्विच बंद होने पे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस कर पाओगे, लेकिन करंट मेजर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि करंट मेजर करने के लिए आपको सर्किट क्लोज चाहिए। ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करती है। और करंट मेजर करनी है, और करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो करती है, तो सारी की सारी करंट इस मीटर्स के अंदर से पास होगी, तभी तो ये मेजर कर पाएगा। यही रीजन है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत ज्यादा लो, क्योंकि इसे हमें सीरीज में लगाना होता है। और सीरीज में लगाने के कारण इसके अंदर से सारी करंट फ्लो करवानी होती है, क्योंकि जितनी मैक्सिमम जितनी भी सर्किट की करंट है वो सारी अगर इसमें से जाएगी, तब भी ये टोटल मैक्सिमम इसके अंदर जो सर्किट में करंट है वो बता पाएगा। इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत लो रखा जाता है, ताकि इजिली इसमें से करंट फ्लो हो सके। ठीक है, तो याद रखना ये सीरीज में लगता है, क्योंकि ये करंट मेजर करता है और करंट हमेशा फ्लो करती है, इसलिए सारी इसमें से पास हो, इसलिए ये सीरीज में लगता है। और दूसरा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी बहुत लो होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब आता है एग्जाम्पल क्वेश्चन। क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। अब देखो, एक बल्ब है जो 0.25 एम्पियर करंट लेता है अपने आप को वर्क करवाने के लिए, और कितने मिनट तक ये इतनी करंट उठा है ना, करंट लाता है, अपने लेता है, अपने अंदर ड्रॉ करता है 20 मिनट। तो फिर टोटल चार्ज कितना होगा? तो प्रैक्टिकली सोचो, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। करंट हमें 0.25 एम्पियर दे रखी है, और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, हमने अभी यूनिट भी लिखी थी, एम्पियर जो होती है वो हमेशा याद रखना, उसके अंदर जो टाइम होता है वो हमेशा सेकंड्स में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे टाइम किस में है? मिनट में। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है 1 मार्क 2 मार्क में, तो हमेशा सबसे पहले उस टाइम को चेंज करो। तो यहाँ पे 20 मिनट को कन्वर्ट किया इंटू 60 करके 1200 सेकेंड्स में। अब आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई की जगह 0.25, क्यू हमें निकालना है, चार्ज हमें पता करना है, और 1200 टाइम है, तो 1200 गया हुआ मल्टीप्लाई में, तो 0.25 इंटू 1200 हुआ 300। तो चार्ज कितना आया? 300 कूलम। तो ये है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन इज 300 कूलम। ठीक है, ये चीज होती है। अब बारी आती है कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि ऐसा क्या किया जाए जिससे किसी भी सर्किट में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहे। तो इसका रीजन है कि या तो कोई कांस्टेंट सोर्स लगाया जाए। ठीक है, कांस्टेंट सोर्स ही एक ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, एक कांस्टेंट और कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाती है। जैसे ये देखो सर्किट, अब बल्ब ग्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि एक कांस्टेंट सोर्स लगा हुआ है 15 वोल्ट का। अब ये बैटरी लगी हुई है, तो ये बैटरी जो है, ये सॉरी ये सेल जो है, ये 15 नहीं है, 1.5 वोल्ट है, क्योंकि सेल 15 का होता भी नहीं है। क्या हो रहा है, सेल जो है 1.5 वोल्ट का यहाँ पे लगा रखा है, तो ये कांस्टेंट सोर्स देगा। अब क्वेश्चन एज होता है कि जरूरी है कांस्टेंट है ना, आसपास कहीं आप बार बार कांस्टेंट सोर्स बोल रहे हो, तो क्या रहना, कह रहे वेरिएबल सोर्स भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं। जैसे एग्जांपल, आपके घर में जो लगा है ना, वो वेरिएबल सोर्स है। ये जो फैन को चलाने वाला है ना, ये वेरिएबल सोर्स है। कैसे? रेगुलेटर होता है,
आप रेगुलर है ना, रेगुलेटर को घुमाते हो तो उससे क्या होता है, फैन धीरे और तेज होता है। इसका रीजन पता है क्या है? वैसे तुम्हारे अभी काम का नहीं है, बहुत हायर जा रहा हूँ मैं, लेकिन नॉलेज के हिसाब से शायद तुम्हें पसंद आएगा ये जानना कि जब हम रेगुलेटर को घुमाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो जब पर्टिकुलर सप्लाई हम इसको उस है ना सीरीज वाले रेजिस्टेंस को, सीरीज में बोले तो कि बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो लाइन में लगे होते हैं, जैसे एक यूं यूं गया, फिर ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे करके लाइन में लगे होते हैं सारे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कनेक्ट रखते हैं सोर्स के साथ। और यहाँ पे बीच में एक क्या करते हैं, एक ऐसे जॉकी होती है, एक स्विच होता है, जो क्या करता है कि जैसे 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 हम उसको घुमाते हैं वो वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बड़ा ज्यादा, और वैसे जैसे उल्टा घुमाते वैसे वैसे कम करता है। तो जब प्रैक्टिकली सोचो, हम है ना रेजिस्टेंस जैसे हम घुमाएंगे उसको तेज करेंगे, मतलब 1 से 2 पे ले जाएंगे, तो वो क्या करेगा, कम रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर स्विच कर देगा, कनेक्ट कर देगा, मतलब ज्यादा कनेक्टेड थे कम हो जाएंगे। तो कम रेजिस्टेंस कनेक्ट होने से करंट ज्यादा फ्लो करेगी, और करंट ज्यादा फ्लो, रेजिस्टेंस कम हुआ वायर का, तो करंट क्या हुई, ज्यादा फ्लो की। करंट ज्यादा हुई तो फिर पंखा तेज हो गया। इस तरीके से काम करता है। तो ये वेरिएबल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सेल है जो क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाता है, इसलिए बल्ब लगता रहता है। तो द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज सो एज टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery. ठीक है, a single dry cell has a potential difference of 1.5 volts. इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी नॉर्मली 6 वोल्ट की आती है, 2 की आती है, ठीक है, 9 वोल्ट की आती है, 12 वोल्ट की आती है, 15 की आती है, ऐसे। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये डायरेक्शन जो है, ये कैसे पता चलता है, करंट की डायरेक्शन जो मैं अब तुम्हें यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, ये तुम्हें यहाँ पता चलेगा। ध्यान से सुनना क्या है कि when electricity was invented a long time back, it was known that there are two types of charges, positive and negative. But the electron had not been discovered at that time. So electric current was considered to be a flow of positive charges, and the current direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. तो उस वक्त क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आया था, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट जब चला था, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन के थ्रू होता है, तो हमने पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता था जिस डायरेक्शन में होता था उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट को भी मानते थे। तब से ये रूल अभी भी चल रहा है। अब प्रैक्टिकली सोचो, अब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करना कैसे होता है, क्या सच में प्रोटॉन मूव करते हैं? नहीं। आप इस पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करने का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारे सामने एक बहुत सारे क्या है, ये पाथ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब देखना होता क्या है, ठीक है, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 यहाँ, इन सब में ये वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे मैं क्या मानूं, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा वहां क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब होता क्या है, किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, फ्लो करता है, वो बताता हूँ। एक्चुअल में ये एक हाइपोथेसिस है, पॉजिटिव चार्ज रियल में मूव नहीं करता, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, पॉजिटिव फिर भी कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। प्रैक्टिकली सोचो, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आएगा तो ये खाली हो जाएगा, है ना, और जब ये यहाँ पे आएगा तो ये खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से नोट करो, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं तो ऑब्वियस है उसके पीछे वाला पार्ट जो है, वो जो वेकेंट पार्ट है वो धीरे धीरे पीछे शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो वेकेंट पार्ट पीछे शिफ्ट होता है ना, हम यही मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जा रहे हैं तो वो वेकेंट पार्ट पीछे शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑब्वियस है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसीलिए यही कन्वेंशन के कारण द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is from positive terminal of a cell to the negative terminal through the outer circuit. So in our circuit diagram, we put the arrows on the connecting wires pointing from the positive terminal of the
सेल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए यही रीजन है कि जब भी हम किसी सेल को कनेक्ट करते हैं किसी सोर्स के साथ, सोर्स नहीं सॉरी, किसी लोड के साथ, किसी कंडक्टर के साथ, तो मूवमेंट जो हम बताते हैं करंट का वो हमेशा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आते हुए और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आते हुए बताते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्वियस है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो याद रखना ये चीज होती है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज बता रहा है कि जब कोई मेटल वायर किसी कनेक्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी से सोर्स के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्टेड नहीं होता है, तब तो उसके अंदर है ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ये देखो मैंने भी यही बताया था वहां पे। लेकिन जैसे ही हम किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है कि फिर एक अरेंजमेंट में आ जाते हैं और फिर एक फ्लो, एक लाइन, एक कहना कह रहे ओरिएंटेशन के साथ वो फ्लो करने लगते हैं, एक अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये क्या चीज होती है और इसकी कुछ मैं आज सिंबल बताऊंगा तो वो अच्छे से ध्यान से समझना। सबसे पहले याद रखना किसी भी सर्किट को बनाना हो तो पहले बनाने से पहले आपको उसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। कैसे? कि प्रैक्टिकली सोचो, किसी भी चीज को लगाना है, जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो मोबाइल खुद, जो क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ कौन है, बल्ब, ये लोड है जिसको लगना है, जिसको है ना एनर्जी की जरूरत है अपने आप को वर्क करने के लिए। तो इसी तरीके से मोबाइल को वर्क करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की। तो मोबाइल खुद क्या हो गया? लोड। फिर चाहिए होता है वायर, तो वो हो गया हमारा चार्जर। फिर एक स्विच जिसका होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो मे भी कुछ शॉक हो, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ ब्लास्ट हो सकता है, या फिर कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा फिर तो हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोल करने के लिए एक स्विच होना जरूरी है। और फिर एक सोर्स। अब सर्किट के अंदर सोर्स सेल हो सकती है, बैटरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर मेन सप्लाई हो सकती है जो अभी तुम्हारे नहीं आएगी, वो हायर क्लासेस में। ठीक है, तो अब इसी को हमें लाइन डायग्राम में बनाना है, सिमेट्रिक डायग्राम जिसको बोलते हैं। तो वो सर्किट, तो उसके लिए हमें पहले सिंबल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड द अदर रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। सर्किट क्या होता है कि भाई जब कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ तैयार किया जाता है जिसके अंदर एक तो सोर्स होता है, एक सोर्स होता है, एक है ना, कह रहे मतलब वो होता है, क्या बोल सकते हैं अपन, लोड, या बोल सकते हैं रेजिस्टिंग डिवाइस, जिसको है ना बल्ब सोर्स रहना कह रहे एनर्जी की जरूरत है, जो वर्क करना चाहता है। एक होता है स्विच। ठीक है, तो इस कारण, और सोर्स क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस के आने के बाद ही आती है। यही रीजन है कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तभी करंट होगा। इसमें पता है एक बड़ी अजीब सी है ना, कि एक सेंटेंस है ना तुम्हें बताऊंगा, तुम थोड़ा कंफ्यूज होंगे लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद तुम्हें समझ भी आ जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बिना करंट अधूरी है। क्योंकि कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तब भी इलेक्ट्रिक करंट होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के बिना पोटेंशियल अधूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट होना हो, पोटेंशियल तो हर जगह होता है, हर सर्किट में होता है। ओपन सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस तो होता ही है, मैंने अभी बताया था तुम्हें, लेकिन वहां करंट कहाँ होती है? लेकिन यही, अब जैसे मैं ये स्विच ऑफ कर दूं तो अब आप अगर इस सेल के ऊपर है ना कह रहे वोल्ट मीटर लगाओगे दोनों टर्मिनल पे तो वोल्टेज तो दिखाएगा ही। लेकिन अगर इसको स्विच ऑफ किया हुआ है और मैं यहाँ पे है ना वायर हटा के यहाँ से एक वायर निकालू और ये वायर के बीच में मैं एमीटर लगाऊं तो करंट नहीं बताएगा। तो देखो ओपन सर्किट हो या क्लोज हो, वोल्ट में है ना पोटेंशियल डिफरेंस तो होता ही होता है। बस फर्क इतना है, हायर क्लासेस में तुम समझोगे कि क्लोज पाथ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे करंट फ्लो कर रही होती है, उसको हमें कहीं ना कहीं पॉइंट पे, दो टर्मिनल पे ही मेजर करना पड़ता है अलग से। ठीक है, ये चीज है। तो फिर अब अपन थोड़े सिंबल्स पढ़ते हैं कि क्या होते हैं, क्योंकि इन सिंबल से ही हम क्या बनाएंगे, सर्किट बनाना सीखेंगे। तो कौन से हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला आता है सेल। ठीक है, तुम्हारे सामने मैं जूम कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, अच्छे से इसको अच्छे से समझो। ये देखो तुम्हारे सामने ऐसे स्टेबल रखा है मैंने। सबसे पहला है सेल। ध्यान से देखो, जो बड़ा लाइन किया जाता है ना उसे पॉजिटिव बोला जाता है और जो छोटा लाइन होता है उसे नेगेटिव किया जाता है। ये होता है सेल का सिंबल। तो कहीं पे भी अगर अब तुम्हें कनेक्शन करना है तो क्या करो, वहां पे ये सिंबल बना दो। तो ये दो क्या हो गए, तुम्हारी लाइनें हो गई, यहाँ से तुम ऐसे निकाल के वायर कनेक्ट कर सकते हो।
रियल वायर नहीं, लाइन बनाओगे मतलब एक लाइन बनाना, ये लाइनिंग जो की जाती है, ये जो लाइन है ये देखो ये वायरिंग है, इस वायरिंग को किससे डिनोट किया जाता है इस सिमेटिक सर्किट में, इस लाइन से। और सेल की जगह कई बार हम बैटरी लगाते हैं, तो वहां पे करना कुछ नहीं है, ये जो सेल का सिंबल है ना, ऐसे दो और लगा दो, या दो ही लगाओ या तीन लगा दो, कैसे भी लगा दो इस तरीके से, इसे बोलते हैं सीरीज में सेल को कनेक्ट कर दो, तो वो क्या हो जाता है। अब प्रैक्टिकली सोचो, मेरे पास 1.5 वोल्ट है, अगर मैं 1.5 वोल्ट के अगर है ना दो सेल लगा दूं तो कितने हो जाएंगे, 3 वोल्ट हो गया ना। सीरीज में हमेशा वोल्टेज है वो क्या होता है, ऐड होता है। तो इसी तरीके से बैटरी तैयार होती है। अब ये क्या चीज होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब कनेक्शन करते हैं तो हम कई बार है ना कह रहे उस वायर के बीच में से एक वायर और निकालते हैं उसको ज्वाइंट करके, इसे बोलते हैं वायर ज्वाइंट। क्यों निकालते हैं ये अभी हम आपको आगे बता चुका हूं मैं, ये रहा। अब यहाँ पे जैसे लोड जा रहा था, लेकिन हमने क्या किया, वोल्ट मीटर से एक वायर निकाल के यहाँ पे एक ज्वाइंट किया, और यहाँ से निकाल के यहाँ ज्वाइंट किया। क्यों, ताकि हम इसका वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सके इस लोड का, कंडक्टर का। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये क्या शो कर रहा है, ज्वाइंट को शो कर रहा है। फिर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है कि कई बार हम जैसे सर्किट बनाते हैं, तो कई बार सर्किट के अंदर हम है ना कह रहे बताना चाहते हैं कि भाई एक वायर जो सीधा निकल रहा है और जो ये उसके है ना पास से निकल रहा है क्रॉस होके, मतलब एक वायर नॉर्थ से है ना कह रहे लेफ्ट से राइट जा रहा है और एक है ना कह रहे ऊपर से नीचे जा रहा है, तो वो दोनों कनेक्टेड नहीं है। यहाँ तो ये अगर मैं ऐसे सीधा निकाल लेता तो वहां पे क्या लगता कि जॉइंट हुआ हुआ है, नहीं ये कनेक्टेड नहीं है। तो क्या करते हैं यहाँ पे एक बम्पर, ये जंपर बना देते हैं, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला वायर, ये वाला और ये वाला दोनों कनेक्टेड नहीं, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट। और ये क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया ही था, रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टर बोलते हैं। आजकल मार्केट में आप देखोगे आपको रेजिस्टर मिल जाएंगे इजीली अपने सर्किट के लिए। अब रेजिस्टेंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो मार्केट में फिक्स मिल जाते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है इसकी यूनिट। ठीक है, जैसे 6 ओम, 12 ओम, 1000 ओम, 1 लाख ओम, है ना। तो इस टाइप के फिक्स रेजिस्टेंस भी मिलते हैं, और मार्केट में वेरिएबल मिलता है। वेरिएबल वाले जो होते हैं ना, ये नॉर्मली आप देख सकते हो, इसको हम यूज कर सकते हैं रेगुलेटर के रूप में। ठीक है, ये वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्योंकि इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज कैसे होता है कि इनका अंदर हम क्या कर सकते हैं, इजीली जॉयस्टिक को या स्विच को ये ना इधर उधर मूव करके हम इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल बोला जाता है। और रियोस्टेट करके आप फिजिक्स की अपने लैब जाओगे तो वहां पे आप देखोगे एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है। ठीक है, उसके ऊपर बहुत पतले वायर बाउंड किए हुए होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होता है वो वायर से बाउंड हुआ हुआ। उसके ऊपर एक जॉयस्टिक होती है जिसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम डाल दूंगा। तो वो रेयोस्टेट कहलाता है। वो और कुछ नहीं, वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है, जिसको हम कनेक्शन में लगा देते हैं सर्किट के अंदर, और हम अपने हिसाब से चाहे तो उस सर्किट के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो, करंट किससे कंट्रोल होता है, रेजिस्टेंस से। वायर का रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा करोगे तो करंट कम फ्लो करेगी, और अगर रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, करंट कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है एम मीटर। एम मीटर होता है, इसका सिंबल ये होता है, सीरीज में लगाओगे तो इधर साइड टर्मिनल निकाल दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सिंबल बना दो अगर सर्किट में लगाया है तो। और पैरेलल में लगाया तो वोल्ट मीटर का सिंबल ये हो गया, ये अपन आगे देखा भी था, ये देखो एम मीटर ये रहा ये। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने स्केल स्केल बनानी, ये कुछ नहीं बनाना है, ये तो इन्होंने बताने के लिए बनाई है। ये जो ए लिखा है ना, ये अंदर वाला लिख दो, अंदर लिख दो इसकी तरह, ये देखो इसकी तरह। और इसी तरीके से वोल्ट मीटर भी मैंने बताया था, ये रहा, ये देखो ऐसे पैरेलल में। तो यहाँ पे इन्होंने केवल ये स्केल दिया है समझाने के लिए, बाकी ये स्केल का कुछ काम नहीं, यहाँ पे तुम वी लिख के छोड़ सकते हो। ये वोल्ट मीटर कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो एक सिंबल और आया है जिसको तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का अगला जो चैप्टर है उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसमें आएगा जरूर ये डिवाइस, शायद इसमें भी आ सकता है। तो वो है गैल्वेनोमीटर। इसका सिंबल होता है जी। इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं दिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कैसे भी लगाया जा सकता है, इसके टर्मिनल यूं करके लगाओ यूं करके लगाओ चलता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर टू वे स्केल होती है, इसके अंदर मिडल में जीरो होता है, जबकि इन दोनों के अंदर स्टार्टिंग में जीरो होता है और फिर स्केल स्टार्ट होती है, जबकि इस गैल्वेनोमीटर में मिडल में जीरो होता है। ऐसा क्यों, और ये क्या काम आता है, गैल्वेनोमीटर भी एक तरह का एमीटर ही है, लेकिन डिफरेंस इतना है, एमीटर केवल और केवल क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है, और ऊपर से ये केवल और केवल करंट की वैल्यू बताता है, कितनी फ्लो कर रही है इतना बताता है। जबकि ये
मिडल में इसका एरो रहता है, ठीक है, इसके अंदर का जो पॉइंटर होता है वो मिडल में रहता है 0 पे, और ये वैल्यू तो बताता ही है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में से किसी भी एक जगह मूव करके, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी बताता है। यही रीजन है कि इसको मिडल में रखा जाता है, मतलब इसके है ना कह रहे पॉइंटर को मिडल में होता है 0। क्यों? क्योंकि अगर करंट लेफ्ट से राइट जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, तो ये उधर मूव कर जाएगा या इधर मूव कर जाएगा, वो डिपेंड करता है कैसे होगा इसका, है ना। अब ये क्या चीजें होती है, ये होते हैं स्विच। अगर टॉगल मतलब है ना कह रहे वो टैपिंग स्विच है, मतलब तुमने कई बार देखा होगा, ये रहा, कई बार ऐसे करते हैं, एक ऐसे है ना कह रहे ऊपर ऐसे लगा हुआ होता है, उसको दबाने से वो टच हो जाता है, और टच होने से करंट फ्लो करती है, फिर छोड़ते हैं तो वो अलग हो जाता है वापस, तो वो चीज, ये टैपिंग स्विच होता है। और ये होता है जो कि है ना कह रहे वो वाला की स्विच, जिसमें क्या होता है कि एक होल होता है मेटालिक, ठीक है, और उसके बीच में गैप होता है। अब एक मेटालिक है ना कह रहे पतला सा होता है, जिसको अगर हम इसके अंदर फिट करते हैं कांटेक्ट में आ जाता है, और एक मेटालिक बॉडी होती है और एक छोटी सी पतली सी की होती है, जिसको हम इसके अंदर डालते हैं तो ये कांटेक्ट में आ जाता है, वरना इनके बीच में गैप होता है जिससे कांटेक्ट में ना रहे, और इसके दोनों तरफ से वायर निकले हुए होते हैं जो सर्किट में कनेक्टेड होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, लेकिन नोट करो यहाँ पे डॉट नहीं लिखा हुआ है अंदर, और ना ये कनेक्टेड है, तो इसलिए ये ओपन स्विच कहलाते हैं। ओपन मतलब कि प्लग अभी ओपन है, अभी कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही। और यहाँ पे ये नीचे आ गया है और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो मतलब ये दोनों क्या है, क्लोज स्विच है, मतलब इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कोई भी लोड लगा है वगैरह, ठीक है, जैसे ये रहा, तो ये तो ओरिजिनल जैसा लगा दिया है, ऐसा थोड़ी आप हर जगह डिजाइन बनाने जाओगे, ठीक है। तो एक शॉर्टकट पता है कि कहीं पे भी कोई लोड हो, कोई भी सोर्स, मतलब मैंने सोर्स नहीं, सॉरी बार बार सोर्स बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा है ना कि बल्ब है या कोई भी लोड हो सकता है ऐसा, जो इलेक्ट्रिक पावर जो है ना कह रहे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कंज्यूमर इनडायरेक्टली शॉर्ट में बोले तो, ठीक है, जैसे हीटर है या कोई बल्ब है, कोई लाइट है, कोई फैन है, तो उसके लिए एक सिंपल सा, एक नॉर्मल सा है ना सिंपल सा सिंबल बना दिया जाता है, ये वाला इस टाइप का या फिर इस टाइप का, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करता है, ठीक है। और अगर कोई दूसरा कोई फैन या कोई दूसरा लोड हो तो उसके लिए आप नॉर्मली ये रेजिस्टेंस बना सकते हो, ठीक है, उस लोड के लिए। तो अब हम आगे जाते हैं और आगे समझते हैं कि उस सर्किट को बनाएंगे कैसे। आज अपन अब इसमें हम बनाना सीखते हैं सर्किट को। यस, तो अब क्या लिखा है, तो द सिंबल फॉर अ सिंगल सेल इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, एक सेल ही लगाया जाता है। मेन होता है एक तो लोड, जो कि हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, या तो बल्ब या रेजिस्टेंस, ये लगाया जाता है मेन लोड के रूप में, ठीक है। और उसके बाद उससे कनेक्टेड हम लगाते हैं सेल, ये दो चीजें तो मेन होती है। फिर जो बाकी की चीजें हैं वो मिसलेनियस है, जिसको हम कंट्रोल करने के लिए या फिर उसके लिए बाकी चीजों के लगाते हैं या मेजर करने के लिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि सिंगल सेल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल वर्टिकल लाइंस, one thin and long and the other thick and short. The longer vertical line represents the positive terminal। यही वो चीज बताई जो मैंने बताई थी कि ये जो सेल लगाया जाता है इसके अंदर लंबी और पतली लाइन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो मोटी और छोटी लाइन जो होती है वो माइनस होती है, नेगेटिव होती है। ये दो टर्मिनल होते हैं। और बैटरी अगर सेल बनाना है तो सिंगल ऐसे डायग्राम बनाते हैं, और अगर बैटरी बनानी है तो इसी टाइप के डायग्राम में ऐसे और भी मल्टीपल जोड़ दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, एक, फिर ऐसा छोटा, फिर वापस एक बड़ा, फिर छोटा, फिर एक बड़ा, फिर छोटा, ऐसे करके जोड़ दिए जाते हैं इस तरीके से सीरीज में। तो ये बैटरी का नाम ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे बैटरी बन जाती है सिंबल में। तो अब इसका सर्किट तैयार कैसे होता है वो देखो। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हमें एक सोर्स चाहिए और एक लोड चाहिए, तो ये दोनों बना दिया हमने, और इसके साथ हमने ऐसे वायरिंग कर दी। ये पतली जो लाइन ये अंदर बोली थी, ये देखो क्या बोला था, ये देखो ये लाइन क्या शो करती, कनेक्टिंग वायर, ये वायर को शो करती है, तो हमने कनेक्ट कर दिया दोनों को, ठीक है। लेकिन अब ऑब्वियस है, और कुछ होना हो, एक कंट्रोलिंग स्विच होना चाहिए। तो स्विच क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि इसी को हम ऑन ऑफ करके इसके अंदर फ्लो करवाना और नहीं करवाने का काम कर सकते हैं। तो जब ये ऐसे टच है, या फिर आप इसकी जगह ऐसा भी सिंबल बना सकते हो जो इधर इधर बनाया है, ये रहा, अगर ऐसे हम बनाए और यहाँ पे डॉट बना दे बीच में, ठीक है, तब तो ये स्विच है कि अभी ये कनेक्टेड है, तो फिर करंट की डायरेक्शन बनाना। अब पता है यहाँ पे अगर एग्जामिनर जो होता है ना,
अगर वो आपका कॉन्सेप्ट देख रहा है कि आपको कितना समझ में आया हुआ है चैप्टर, तो वो ये जरूर देखेगा कि आपने सर्किट में बनावट कैसे की है। अगर कोई ऐसा काम कर दे कि वो डायरेक्शन तो शो कर रहा है वायर में, लेकिन यहाँ पे उसने वो डॉट नहीं बनाया है, तो ये उसकी सबसे बड़ी पागलपंती होगी। क्यों? प्रैक्टिकली सोचो, डॉट नहीं बनाया है इस सेना कह रहे एरो, इस दो ब्रेसेस के बीच में, ब्रैकेट के बीच में, तो इसका मतलब ये क्या है? ओपन स्विच है, और ओपन स्विच में तो करंट फ्लो करती ही नहीं है, फिर आपने एरो कैसे बना दिए? है ना, ये जो एरो दिख रहे हैं ये वाले, ये तो करंट को शो कर रहे हैं, और करंट तो तभी होगी ना जब स्विच क्या होगा? क्लोज होगा। तो इसलिए सर्किट कैसे बनाया जाता है? तो सर्किट में पहले तो क्या करते हैं, वायरिंग, एक नॉर्मल सेटअप बना दो। ठीक है, तुम्हारे सामने अगर मैं एक सिंपल सर्किट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? जैसे मान के चलो ये मेरा लोड है, तो लोड की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने ये रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाना होता है वोल्ट मीटर, तो मैंने ये लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक है। फिर इस सर्किट के ऐसे, इस सर्किट को आगे बढ़ाते हैं। अब ऑब्वियस है, एम मीटर करंट को बताता है, और करंट तो सीरीज में लगती है, ठीक है। तो ऐसे लगाया। फिर सीधी बात है, सर्किट में स्विच होता है, स्विच लगा दिया, और एक होता है सेल, ठीक है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये कितने का होगा? तो जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया ये 1.5 वोल्ट का है, सेल है ना इसलिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा सर्किट। अब इसमें एरो, चूंकि की है ये, और ये क्लोज है, मतलब कि ये कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हमने डायरेक्शन बना दी, ठीक है। ऐसे तो ये सर्किट का बनाने का तरीका होता है। तो अब तुम्हें कोई भी बोल दे कि भाई ये चीजें दे रखी है, सर्किट बनाओ, तो तुम्हें आना चाहिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का काम हम कल करेंगे। कल हम डिटेल में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं कब से बार बार बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस और जिसका सिंबल वगैरह जो हमने जाना था, वो सब हम कल पढ़ेंगे। ये रहा ओम्स लॉ। लेकिन उससे पहले ऐसे करते हैं, जरा मैं तुम्हें एक दो इंपॉर्टेंट कुछ टाइप के क्वेश्चंस बता देता हूँ, जो तुम्हें क्लियर कर दे, ताकि तुम्हारे डाउट सारे क्लियर हो जाए। जैसे सबसे पहला, द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो वोल्टेज, ये याद रखना। एम्पियरेज, वोल्टेज, वोल्टेज, ये क्या चीजें होती है? एम्पियरेज क्या होता है? एम्पियर का दूसरा नाम होता है वॉट का, जो पावर की यूनिट होती है उसका वॉटेज। फिर वोल्टेज ये होता है वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल एनर्जी दूसरी चीज होती है, ये नहीं होता, याद रखना, ठीक है। फिर अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? में दो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पहला तो बिल्कुल सही है। मैंने बताया अभी तुम्हें कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, जबकि वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है। एमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, ये रॉन्ग है। एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा लो होना जरूरी है, बहुत लो होता है, क्यों? और वोल्ट मीटर हैज अ लो रेजिस्टेंस, नहीं, ये भी रॉन्ग है। ये दोनों अपोजिट नाम लिख दिया इन्होंने। उल्टा वोल्ट मीटर में हाई होता है और रेजिस्टेंस एमीटर में लो होता है, ठीक है। रीजन वापस बता रहा हूँ कि वो है ना, एम मीटर में हमेशा लो होता है, क्यों? एम मीटर में लो होता है, क्यों? क्योंकि एम मीटर सीरीज में लगता है, ऊपर वाले स्टेटमेंट से ही ये कंफर्म होता है। और सीरीज में लगेगा तो सारी करंट इसमें से जानी चाहिए, और अगर हाई रेजिस्टेंस हुआ एम मीटर का, तो रेजिस्टेंस सारी करंट जाएगी कैसे इसमें से? इसलिए हाई नहीं होता है, लो होता है। तो इसका तो सेकंड और थर्ड गलत है, केवल फर्स्ट राइट है, तो आंसर डी, ठीक है। विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट, तो एम्पियर। इफ द current through a flood lamp is 5A, 5 ampere, what charge passes in 10 second? तो भाई orally बताओ क्या होगा? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I क्या है 5, T क्या है 10, 10 को उधर मल्टीप्लाई में लेके गए तो चार्ज आ जाएगा, तो 50 कूलम, है ना। सब orally करना सीखो, फॉर्मूला देख सकते हो, उससे पता चल जाएगा। इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम, द करंट फ्लोइंग थ्रू। अब तो और इजी हो गया, पहले तो 10 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 60 इंटू 10 600, तो 300 चार्ज है, तो क्यू अपॉन टी होता है आई, तो क्यू में लिखा 300, नीचे लिखा 600, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2, और 1/2 कितना होता है? 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए कि a student made an electric circuit shown here to measure the current through two lamps, ठीक है। आर द लैम्प्स इन सीरीज और पैरेलल?
the student has made a mistake in this circuit. What is the mistake? Draw a circuit diagram to show the correct way to connect the circuit. Use the proper circuit symbols in your diagram. तो अब जैसे कि आपका सिलेबस जो है और एग्जाम के अंदर भी थोड़ा कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हॉट्स के रूप में आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इसलिए ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अच्छे से समझो क्या है। सबसे पहले तो कि लैंप्स जो लगे हैं वो सीरीज में है कि पैरेलल में, तो प्रैक्टिकली देखो मेन सोर्स कहाँ है वो देखो पहले। तो अगर ये रहे तीनों, ये तीन सेल लगे हैं तो मतलब ये पूरा क्या है, सोर्स है, ये बैटरी का काम कर रहा है। अब क्योंकि मैंने अभी बताया था ये हर एक सेल को अगर दो या दो से ज्यादा सेल्स को ऐसे सीरीज में लगा तो वो एक क्या करता है, बैटरी का काम करता है। तो अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो एक लैंप का पहला पॉइंट कनेक्टेड है, फिर उसका दूसरा पॉइंट दूसरे लैंप से कनेक्टेड है, और उस लैंप का दूसरे लैंप का दूसरा पॉइंट नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये क्या बना, सीरीज। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले का आंसर क्या है कि लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर। तो याद रखना कैसे पता चलता है सीरीज है या पैरेलल है, तो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। कि अगर तुम्हारे सामने जैसे दो बल्ब है, एक ये और एक ये, अगर मैं दोनों के टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट कर दूं और फिर यहां से मैं सप्लाई निकालूं, ठीक है, तो याद रखना इसका पहला और इसका पहला और इसका दूसरा, इसका दूसरा, दोनों के ही पहले पहले टर्मिनल कनेक्टेड है और दोनों के दूसरे दूसरे भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब कि नहीं दो लोड के दोनों कहना है ना, कह रहे जो है ना सीक्वेंस होते हैं, दोनों वायर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो भी सेम सीक्वेंस में, मतलब इसका पहला और इसका पहला कनेक्टेड है एक दूसरे से, और इसका दूसरा भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन कहलाता है पैरेलल। ध्यान से समझ लो इस चीज को, क्योंकि ये तुम्हें सर्किट में बड़ा काम आने वाला है। और अगर इसी को मैं ऐसा करूं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला इन दोनों के और इन दोनों के दूसरे। अब मैं क्या करूं कि इसका जो ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है, इसका पहला जो सर्किट है वो तो मैं लगा दूं सेल के साथ, और इसका जो दूसरा है वो मैं इससे कनेक्ट कर दूं। पहले बल्ब का पहला टर्मिनल सेल से कनेक्ट कर दूं, बैटरी से कनेक्ट कर दूं, और पहले बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरे बल्ब के पहले टर्मिनल से जाके कनेक्ट कर दूं, और दूसरे बल्ब का दूसरा टर्मिनल नेगेटिव से जाके कनेक्ट कर दूं। तो इसे बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, और इसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इन दोनों डायग्राम को अच्छे से देखना, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, और ये कहलाता है सीरीज। ओके, ये डिफरेंस है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक है। अब वो क्या है, तो भाई ध्यान से देखो, एम मीटर कभी भी पैरेलल में नहीं लगता है। इसने क्या किया, इसने दोनों बल्ब के एक पहले और लास्ट वाले टर्मिनल से ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये पैरेलल में तो लग रहा है, तो एम मीटर कभी भी पैरेलल में नहीं होता, ठीक है। ये सीरीज में होना चाहिए। सीरीज कैसे, कि भाई यहाँ पे गैप दे देते और यहाँ पे लिखते एम मीटर, ऐसे प्लस और माइनस डाल के, या यहाँ डाल देते, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसे पैरेलल में लगा दिया, तो ये इसकी मिस्टेक है। समझ में आई। तो अब बताओ कि तो सही कनेक्शन क्या होगा और सही है ना तरीका क्या होगा, कैसे लगाए। तो अब इसका सही डायग्राम जो है वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो क्या करो कि पहले तो लाइन डायग्राम बनाओ इनका इस तरीके से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो डायरेक्ट लिख दिया करो प्लस और ये लास्ट वाला माइनस, क्योंकि हर सेल का प्लस माइनस होता है, लेकिन ये तीनों कनेक्टेड है, इसलिए पहले वाले का प्लस और लास्ट वाले का माइनस लिख देना चाहिए, क्योंकि ये बैटरी बन गई। अब इसको लिया, यहाँ पे लगाया एमीटर, इधर प्लस इधर माइनस। याद रखना एमीटर का प्लस सेल के प्लस से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। फिर इधर गए और यूं, फिर यूं, और ये। अब चाहो तो यहाँ स्विच भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है ना। सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे बनाना था। तो यहाँ पे यू कर दो, यहाँ यू कर दो, हो गया। ये है सर्किट ओरिजिनल, ठीक है। तो ऐसे करते हैं।
अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम खुद करना। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 bulbs can be lit from a battery so that 2 bulbs are controlled by the same switch while the third bulb has its own switch। क्या बोला है? तुम्हारे सामने जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इसको क्वेश्चन को। और मैं ये YouTube पे आपका वीडियो अपलोड होने वाला है तो वहां पे मैं चाहूंगा कि आप मुझे रिप्लाई करें इन तीनों का। 33, 34, 35 3 क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही।